वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम मुतारिफ करवाई गई है, तो उस बारे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। लोगों को बेसिकली जो है रिक्वायरमेंट्स का आइडिया नहीं है, तो बैंक्स में आ रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता है। तो बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन और उसके क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपने पूरी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो सेगमेंट्स हैं, नंबर 1 सैलरीड, नंबर 2 बिजनेसमैन। सैलरीड पर्सन के लिए कम अज़ कम एक्सपीरियंस आपका 5 साल का होना चाहिए। 4 साल आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो और 1 साल आपको मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए हो गया हो। आपकी सैलरी जो है कम अज़ कम 25,000 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया होनी चाहिए, और ये सैलरी बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होनी चाहिए, क्योंकि आपकी अकाउंट स्टेटमेंट लगेगी लास्ट 6 मंथ्स की। उसके बाद जो है बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का कम से कम एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का होना चाहिए, और उसके लिए भी यही है कि जो फेवरेबल सिचुएशन है उसमें यह है कि आपका एनटीएन बना हो और आपने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाई हों। क्योंकि होता ये है कि बिजनेसमैन की जो इनकम है उसको हम जज कर सकते हैं आपकी टैक्स रिटर्न में से। अकाउंट स्टेटमेंट कोई भी बना सकता है, कहीं से भी ट्रांजैक्शन पुट कर सकता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम वो होती है जो आपने टैक्स अथॉरिटीज़ को डिक्लेयर की हुई होती है। तो उससे पता चलेगा कि आपकी नेट इनकम कितनी है। अब ये है बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। उसके बाद है कि आपको फाइनेंसिंग की अमाउंट कितनी मिल सकती है। इसमें टीयर 1 में, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में आपको मिल सकती है मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 3 मिलियन तक, ठीक है। टीयर 2 में मिल सकती है 27 लाख तक, और टीयर 3 में मिल सकती है 50 लाख तक। टीयर वन वो है कि कम से कम जो आपका इसमें जो मैक्सिमम कवर्ड एरिया है वो होना चाहिए 1 से 5 मरला के बीच में। टीयर 2 में एक से ये जो नेपडा की तरफ से जो फ्लैट्स बनाए जाएंगे उन फ्लैट्स को टीयर 2 में डाला गया हुआ। टीयर 3 में है कि 5 से 10 मरला के बीच में अगर आपका प्लॉट है तो उसके ऊपर आपको अमाउंट मिलेगी 50 लाख तक। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें और हैं। नंबर 1 के प्लॉट, और नंबर 2 आप नया घर भी खरीद सकते हैं, और नंबर 3 है कि प्लॉट आपके पास है और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन की बारी। डॉक्यूमेंटेशन में आपने क्या देना है कि आपका होगा CNIC, 2 तस्वीरें होगी, अकाउंट स्टेटमेंट होगी लास्ट 6 मंथ के लिए सैलरीड पर्सन के लिए, और लास्ट 1 ईयर की अकाउंट स्टेटमेंट होगी बिजनेसमैन के लिए। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो कि जिस अकाउंट के अंदर, जिस बैंक के अंदर होगा वो बैंक आपको इशू कर देगा। उसके बाद 2 रेफरेंसेस की डिटेल्स आएंगी, उनका नाम, पता, मोबाइल, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये चीज़ें आ जाएंगी। घर का बिल जिसमें आप करंटली रह रहे हैं, पेड बिल होना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि आप करंटली किस एड्रेस के ऊपर रह रहे हैं। डिफरेंट बैंक्स में इस जो प्रोसेस है उसकी फ़ीस भी डिफरेंट है, तो प्रोसेसिंग फ़ीस की मद में आपने चेक भी एक इशू करना है उस बैंक में जहाँ पर आप अपना केस पुट कर रहे हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप्स लास्ट 3 मंथ्स की आप लेंगी, जो कि साइन और स्टैंप्स होंगी। जॉब लेटर वो भी आपको HR या आपके जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो आपको इशू कर देंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आपका लगेगा लेटर हेड। लेटर के ऊपर आप डिक्लेरेशन देंगे कि भाई आप कौन सा काम कर रहे हो, कहाँ पर उसकी लोकेशन है और किस चीज़ में आप लोग डील कर रहे होते हो। तो ये बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको आप सुन लें। आने से पहले जो है इनको एक दफ़ा पढ़ लें कि इस क्राइटेरिया पर आप पूरा उतरते हैं तब बैंक में आएँ। लोगों का माइंडसेट ये है कि बेसिकली जो है वो बस आपने आना है और आपको पैसे मिल जाने हैं। बेसिकली इस तरह से पैसे नहीं मिलेंगे। ये पैसे डायरेक्टली जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं उसके अकाउंट में उसके नाम का पे ऑर्डर बनेगा, और इसमें डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। आपकी सैलरी के हिसाब से आपको फाइनेंसिंग की अमाउंट मिलेगी। हो सकता है आपकी सैलरी 35,000 हो तो आपको 10 लाख या 12 लाख की अमाउंट मिले, और बाकी के पैसे आपको खुद से डालने पड़े, और खुद से और बैंक की तरफ से जो फाइनेंसिंग की अमाउंट होगी ये टोटल उस बंदे को पे होगी जिससे आप घर परचेज कर रहे हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो पहले आप प्लॉट लेंगे, प्लॉट के ऊपर जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको पैसे ट्रंचेस में मिलेंगे। ये नहीं होगा कि आपको पूरे का पूरा 30 लाख रुपया कैश में मिल जाएगा या आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और उस पैसे को आप वापस कहीं भी यूटिलाइज कर सकें। एक बात और याद रखिएगा कि ये बिल्कुल आसान स्कीम है, लेकिन ये है कि आपने ये पैसे वापस भी करने हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने पैसे लिए और इस पैसे से बिजनेस वगैरह में बना लिए। एक लास्ट चीज़ बता के उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा कि लोगों का बेसिकली माइंडसेट, हम लोग जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं उनका ये बना हुआ है कि भाई 35 लाख में तो कोई घर बन नहीं सकता, ये प्लॉट इतना महंगा है और कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी है। तो बेसिकली लोगों का माइंडसेट ये है कि ये बड़े शहरों के लिए सिर्फ स्कीम है, या लाहौर में जैसे आते हैं, इस्लामाबाद में आते हैं, फैसलाबाद या जो भी बड़े शहर हैं, तो उनमें घर हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो सर अर्ज़ ये है कि ये पैन पाकिस्तान के लिए स्कीम है, और दूसरे नंबर पर ये लो कॉस्ट
स्कीम है कि जो तबका जिसकी इनकम कम है और वो अपने तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जहाँ कहीं भी पूरे पाकिस्तान में घर बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर ये घर बना सकते हैं। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप वेल डेवलप्ड सोसाइटीज़ के अंदर घर बनाएं। शुक्रिया।